जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, असली वार ओपी किस तरह होना चाहिए, कल हमने सिपाही के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे नायक के बारे में। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है 2015 सितंबर का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज बताया। अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ोगे तो उसमें ना कोई ग्रुप है, ना कोई रिजर्विस्ट के बारे में, या कोई आंद्री नायक, आंद्री हवलदार, इनके बारे में एक भी शब्द नहीं था। ये बाद में ये सब जो है पीसीडीए वाला और सीजीडीए वाला ने जोड़ लिया अपने फायदा के लिए। दोस्तों, मैं ये किस लिए बता रहा हूं, आप सबको ये पता होना चाहिए कि चाहे कोई भी ग्रुप हो, वो मतलब सर्विस करके वो भी आता है, और बाहर आने के बाद कोई ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। और जो असली वार ओपी कम सर्विस वालों के लिए होना चाहिए, ऑफिसर्स के लिए नहीं है। लेकिन ऑफिसर्स ने इसको है 2008 के बाद, यानी कि 2006 के बाद ही आप समझ लो, जब से ये छठा पे कमीशन आउट हुआ ना, उसके बाद ऑफिसर्स ने इसको हाईजैक किया, क्योंकि इसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा था। लेकिन हम लोग उस टाइम, क्योंकि एक बंदा का कमेंट देखा, पहले क्यों नहीं इसके बारे में बात किया। पहले हमारे पास ऐसे सुविधा नहीं था, इंटरनेट या कोई भी फैसिलिटीज नहीं था, इसलिए हमें मालूम नहीं था। लेकिन आज हर चीज जो है आपके मुट्ठी में है। दुनिया आपके मतलब जेब के अंदर है, आपके पॉकेट के अंदर दुनिया है, आप सब कुछ देख सकते हो। दोस्तों, उसके बाद ही हमें मालूम पड़ा कि असली होशियारी कमेटी का क्या मतलब रिपोर्ट था। साफ बताया कि वन रैंक वन पेंशन उनके लिए है जो ट्रैंकुलेटेड सर्विस, यानी कि कम सर्विस में घर भेजा जाता है या घर जाता है। कोई अफसर कम सर्विस करके नहीं आता है ना। फिर वन रैंक वन पेंशन उनके लिए क्यों है जो 50 साल से ऊपर कोई भी अफसर जो है 52 ईयर्स से कम बाहर नहीं आता। 52, 54, 56, 58, यहां तक कि मतलब 2 साल की एक्सटेंशन भी ले लेते हैं। वो अलग बात है कि उसका पेमेंट सिस्टम अलग है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन वो मतलब पूरे सर्विस कंप्लीट करके आता है। लेकिन हमारे जहां जवान इतना नहीं है ना। लोग कहते हैं कि मतलब आप भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है, जो सिविलियन है, जो ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बात जो करता है ना, उनको मालूम नहीं है सबसे पहले। और दूसरी बात, जवानों का पेंशन आप कंपेयर करोगे सिविलियन के साथ, जैसे सिविलियन को मिलता है पेंशन वैसे जवानों को भी मिलना चाहिए। एक का आर्ग्यूमेंट है, ये उसका आर्ग्यूमेंट सही है, जैसे सिविलियन को पेंशन मिलता है वैसे जवानों को भी मिलना चाहिए। लेकिन जो सिविलियन को जो राइट्स दिया, हक, अगर वो चाहे तो वो सड़क पे स्ट्राइक कर सकता है। वो मतलब जवान कर सकता है क्या? सिर्फ पेंशन पे इसके लिए वो सिविलियन के साथ बराबर है, बाकी हर चीज के लिए वो गुलाम है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सिविलियन नौकरी करता है 60 साल तक, और 60 साल में अगर वो एक मतलब प्रमोशन पे चला जाता ऊपर, अगर प्रमोशन पे नहीं जाता फिर भी जो है एक ही जगह काम करता है, बार बार उसको मतलब ट्रांसफर नहीं होता, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसको हर चीज का सुविधा एक ही जगह पे मिलता है। और उससे भी ज्यादा मतलब बहुत सारे सिविलियंस, हम बताना नहीं चाहते कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में ऐसे अंदर जाना है तो ऐसे हाथ आगे आ जाता है। कोई भी फाइल इधर से उधर जाना है तो पहले हाथ ऊपर आता है, हमारे तरफ हाथ निकल जाता है। कौन कितना सिविलियन है जो मतलब
3-4 घर से कम रखा हो। आप देख लो कितने मतलब हमारे फौजी है किराए के घर मकान पे रहते हैं, कंपेयर करो। और सिविलियन कितने घंटे के काम करते हैं और फौजी कितने घंटे का काम करता है। दोस्तों गवर्नमेंट हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रही है पेंशन देके। फौजी जो है कम से कम 24 घंटा तो हम बोलेंगे नहीं, कम से कम 18 घंटा तो वो नौकरी करता है। कोई सिविलियन 18 घंटे का नौकरी करता है क्या? कहते हैं फौजी को छुट्टी मिलता है, फौजी को छुट्टी मिलता है, क्यों मिलता है? सिविलियन को छुट्टी नहीं मिलता है क्या? और जितना छुट्टी मिलता है उसमें आधा तो उसका जो आने जाने का सफर करो, फिर उसके बाद रिजर्वेशन का चक्कर, वो सारे चीज में निकल जाता है। और कभी कभी क्या है कि आधा छुट्टी भी नहीं काटा, यूनिट से कॉल आ गया भाई तुरंत रिपोर्ट करो, बस भाग के वापस आ जाओ। दोस्तों ये फौजियों का जिंदगी ऐसा है ना, जैसे सिविलियंस सोचते हैं वैसे नहीं है। हमें मालूम है कि फौजियों का जिंदगी में कितना कठिनाई है, तो इसीलिए जो है हमारे पेंशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। कल जो मैंने सिपाही का डाला था तो एक सिविलियन है, वो इतना मतलब कचड़ा आदमी है, हर बार वो एक ही कमेंट डालता है, आपसे इसकी तुलना मत करो, या अफसर का बच्चा हो सकता है, या नहीं तो कोई मतलब ऐसे आदमी होगा कि जो नेता के बेटा हो सकता है। दोस्तों हमारे जो लोग हैं कितने काम करते हैं इसके बारे में उनको मालूम नहीं है। अगर देखा जाए तो मतलब हमारे लिए कोई ओवर टाइम का तो है ही नहीं, लेकिन सिविलियन में जो भी ऑफिसर से नीचे हैं उनको ओवर टाइम मिलता है। एक साइड तो उनका मतलब काम रेगुलर सैलरी, उसके ऊपर ओवर टाइम। तो जब काम करना होता है तो काम के टाइम में वो काम नहीं करते हैं और ओवर टाइम में काम करते हैं, क्योंकि उस ओवर टाइम का पैसा मिलता है। क्या फौजी को मिलता है क्या? दोस्तों हमारे पेंशन क्या है, पेमेंट क्या है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। हम क्यों चाहते हैं कि हमारे पेमेंट ज्यादा होना चाहिए, फौजी के लिए पेंशन ज्यादा क्यों होना चाहिए? यही मतलब है कि हमारा ड्यूटी आवर्स जो है ज्यादा है, हमारे वर्किंग आवर्स ज्यादा है। और ऊपर से क्या है कि गवर्नमेंट कैसे दे सकता है? गवर्नमेंट अगर पे और पेंशन में अगर गवर्नमेंट डिफेंस को दे देगा तो गवर्नमेंट कैसे चला सकता है? ये तो बात सही है, लेकिन जो गवर्नमेंट एक साल के अंदर 1.5 लाख 2 लाख का जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्जा माफ कर सकते हैं, वो क्या डिफेंस वर्दी वालों को जो है पे पेंशन में बढ़ा नहीं सकते? जो इस देश के लिए जो रक्षा करने वाला जवान होता है और वो नौकरी छोड़ के जब आता है उसको वेटरन बोलते हैं या एक्स सर्विसमैन बोलते हैं। अगर उनको अगर नहीं देगा तो और किसको देगा? मैं किसी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये मतलब 2014 नहीं, 2006 से आप देख लो, 2006 से लेके 2022 तक ये 15-16 साल के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर को कितने लाख करोड़ का जो है फायदा मिला है, कर्जा माफ, और कितने लोग जो है पैसा लेके भाग गए। इसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा है और फौजी को देने के लिए पैसा नहीं है, और फौजियों का जो है अम्यूनिशंस लेने के लिए पैसा नहीं है। ये भी जो भी कमेंट करने वाला है या जो भी फोन पे इस तरह के बात करने वाला जो है ना, आप लोग जो है बाद में ऐसे मत बताना, हम और भी सच्चाई बाहर निकालेंगे। फिर अगर जो देश अपनी फौज को और अपनी जो है एक्स सर्विसमैन का देखभाल नहीं कर सकता,
उस देश में जो है उनको फौज रखने का हक ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये फॉरेनर का एक स्टेटमेंट है। अभी हम बता रहे हैं कि मतलब जो प्रिंसिपल मैंने बताया कल सिपाही का 22% बताया, आज मैं नायक का बता रहा हूं 24% नायक का दे दो, 2% बढ़ा के। अगर नायक को अगर आप 24% दोगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है 1,12,500 रुपए, उसका 24% बनता है 30,000। जो पेंशनर को 30,000 दे दो, और जो फैमिली पेंशनर है तो उनको जो है जैसे मैंने कल बताया था, तो उसी हिसाब से जो है उनका जो है 24,000 बनता है, वो भी दे दो। और जो लिबरलाइज्ड यानी कि शहीद परिवार जो है उनका जो है जो नायक का उसका डबल हो जाता है, यानी कि उनका 60,000 दे दो। और स्पेशल फैमिली पेंशनर है 60,000 का जो 60% जो है वो 36,000 रुपए हो, उनको दे दो। बात खत्म हो गया ना, कोई झंझट नहीं है। जब भी मतलब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन में बदलाव आएगा तभी उस टाइम इनका भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 5 साल का लफड़ा कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं है ना। तो मैंने आज अभी नायक का जब बताया ना, ये इसी टाइम जो है एक और बीच में एक और का जो है ना व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज भेज रहा है कि आप ऐसे मांगते जाओगे। हाँ जरूर मांगते जाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि हमने काम किया है। इस देश का रक्षा किसने किया है? देश का रक्षा किया है फौजी ने। ऐसे पैसा लेके बैंकों को चूना देने वाला या भागने वाला वो फौजी नहीं है। उनको जब दे सकते हैं तो हमारा दे दो। ये हम अपने जायज हक मांग रहे हैं। जो मतलब शहीद परिवार जो है उनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी क्यों की? क्या जो स्पेशल फैमिली पेंशन वो होता है जो सर्विस के दौरान जिसका मौत हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलना चाहिए और मिल रहा है। लेकिन कितना मिल रहा है, यही तो चक्कर है ना, यही चक्कर है दोस्तों। सबसे पहले आप है ना ये पीछे यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा है सिविलियन का, और अपना फौजी के नाम पे डालने वाले, ये आपको गुमराह करने के लिए बहुत सारी वीडियो डालते हैं, आपको जागरूक करने के लिए नहीं। बस कल अभी अनाउंस भी नहीं हुआ, अनाउंस होगा मार्च अप्रैल में होगा ये डीए के बारे में। अभी डालना स्टार्ट हो गया 42%, और एक तो टेबल ही बना दिया कितना मतलब आरएस मिलेगा, कितना आपका पेंशन बढ़ेगा। अरे नालायक को चुप हो जाओ, अभी ये टाइम है अपने हक मांगने का। अपनी हक मांगो, वॉर ओपी ऑफिसर्स का नहीं है, जवानों का। जब जवानों का हक है, ऑफिसर्स ने हाईजैक कर लिया, उसके बारे में बात करो। उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो दोस्तों? ये जो मैं जो बता रहा हूं ना, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। हमें एमएसपी उन्हीं को दे दो जो सर्विस के दौरान जो सर्विस कर रहा उनको इक्वल एमएसपी सबको दे दो। और हाई अल्टीट्यूड अलाउंस या ग्लेशियर अलाउंस, मतलब हार्ड एरिया अलाउंस, जैसे जैसे मतलब डिफरेंट नेम्स हो जाता है तो वो बराबर होना चाहिए, ये भी हमारा मांग है। तो जब ये सब हो जाएगा ना तभी ये काम हो सकता है। और एक और बात मैं बताने वाला था कि बीच में, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूं ना इसलिए भूल जाता हूं। एक बंदा ने बोला कि भाई एक नायक को इतना क्यों मांग रहे हो? नहीं, कल तो सिपाही के बारे में बात कर रहा था ना, तो और आज नायक की जैसे मैंने 30,000 बोला कि बस व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया। एक सिपाही और नायक को इतना क्यों देना है? वो तो आफ्टर सिपाही नायक है भैया। वो सिपाही नायक जो मतलब शहीद जब होता है
वो शहीद हो जाता। इसलिए हमने शहीद परिवारों के लिए ज्यादा मांग रहे हैं। अगर वो जिंदा होता, क्या पता वो भी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, क्योंकि हमारे देश में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो खानदानी अमीर थोड़ी है या खानदानी बिजनेसमैन थोड़ी है, वो भी चाय बेचा करता था। जब चाय बेचने वाला जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता, तो एक फौजी नहीं बन सकता। हमारे पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर कितने माओवादी गुंडे बैठे हैं। जब माओवादी गुंडा नेता बन सकता है, तो हमारे जो जेसीओ जवान वो नहीं, वो एमएलए एमपी या मिनिस्टर नहीं बन सकते। लेकिन उसने तो अपना देश, अपना मतलब जान हथेली पे रख के इस देश को बचाने के लिए शहीद हुआ। और आपको शर्म आना चाहिए। ये मतलब मेरे को ये व्हाट्सएप भेजने से पहले 2 बार सोचना था आपको। ऐसे नालायक लोग है ना, ऐसे नालायक लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं जानता हूं जिसने भेजा वो एक फौजी है, क्योंकि हमेशा वो उल्टा सीधा कमेंट वही डालता है, इसलिए कि वो यही चाहता है कि उनका एसोसिएशन बहुत बड़ा है। दोस्तों, आज मैंने जो भी मैंने आज का जो टॉपिक लिया नायक का, अगर किसी को अच्छा लगा तो शेयर करो, अगर किसी को बुरा लगा तो आप अपनी जो है कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको बुरा क्यों लगा। अगर मैं कहीं गलती किया है या गलत कर रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि लाइव में कमेंट दे दो। हम लाइव में आपको जवाब दे सकते हैं। अगर आप लाइव में नहीं दे सकते, लाइव में कमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डालो कि आप जो बता रहे हैं गलत है। लेकिन ये मत बोलना कि मतलब शहीद परिवार जो है उनको इतना ज्यादा क्यों देना। मैं फिर वही शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी प्रेसिडेंट भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर बनने के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, कहीं कहीं जो है ग्रेजुएट बनना पड़ता है। हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट है, स्टेट का आप गवर्नर्स देखो, वो सब पार्टी से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। क्या पता हमारे जो जेसीओ जवान जो है अगर वो जिंदा होते हैं, वो गवर्नर भी बन सकता था। हमारे एक साजन साहब है हिमाचल से, वो एमपी बन गया। हमारे एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हमारे जो एक सार्जेंट है वो एमएलए बना। ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब अदर रैंक की मैं बता रहा हूं। वैसे तो आपसे तो सब कुछ बन जाते हैं। हमारे एक एक्स जनरल जो है, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो तो मिनिस्टर बना है। मिनिस्टर बनने के बाद फौजियों के लिए क्या किया वो अलग बात है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा करने के लिए वो केंद्रीय मिनिस्टर नहीं बनाता। उसको अपना रोटी सेकना था, सेक लिया जवानों के नाम पे। और भी मैं बहुत आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन्होंने जवानों के नाम पे अपना रोटी सेकने वाला, आज भी सेक रहे हैं, आगे भी अपना रोटी सेकेंगे अगर आप लोग इस तरह बैठे रहेंगे तो। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 20 फरवरी यानी कि इस महीने 20 तारीख को दिल्ली में आंदोलन का जो है अनाउंस किया है। आप सबको मालूम है ये आंदोलन जो है किसी एक संगठन का नहीं है। ये आंदोलन हम सबके लिए है, हम सबका है। मतलब जो भी भाग लेगा उसका आंदोलन है ये। अगर मैं भाग लेता हूं तो ये आंदोलन मेरा है। तो इसी मतलब सोच आप अपने मन में रख के आंदोलन में भाग लीजिए। और खासकर जो है दिल्ली और दिल्ली के जो सराउंडिंग में जो है पता नहीं कितनी लाख फौजी है। आप लोग जो है यहाँ नौकरी करने वाले जो सेकंड इनिंग्स कर रहे हैं, एक दिन का छुट्टी मारो या सैटरडे संडे 2 दिन तो छुट्टी है। आप 2 दिन का मतलब काम 2 दिन आ जाओ, लेकिन अपना दर्शन जरूर देना, क्योंकि कल को फायदा मिलेगा तो उसको फायदा आपको भी मिलेगा। और
सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, नायब सूबेदार और उनके परिवार वालों को जरूर पक्का आना चाहिए, क्योंकि इस बार लड़ाई जो है आपके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि इस वार ओपी में पुराने जेसीओ और उनके परिवारों को कुछ भी नहीं मिला, जीरो मिला है। और जिस संगठन के लिए आप दरी कुर्सी बिछा रहे थे वो तो आपको छोड़ दिया, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आपको भी आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। अगर अगर कोई भी फेल होगा तो इसके जिम्मेवार हम नहीं, आप होंगे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग पक्का इसको सपोर्ट देंगे और हर एक स्टेट में इसका जो है होना चाहिए। और हम जो है तमिलनाडु के अंदर जोवा को सपोर्ट करने वाले हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो संगठन है, हम उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और हम अगर वो एक कदम आएगा, हम तो 2 कदम उनकी तरफ जाएंगे। और पूरे तमिलनाडु हर डिस्ट्रिक्ट में यह आंदोलन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। और होते होते जो है, जब तक दिल्ली में आंदोलन चलता रहेगा तब तक जो है तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका हर स्टेट में हम अपना मुहिम चलाते रहेंगे। और उसके अलावा यहां से लोग दिल्ली में आके भी बैठेंगे। एक ग्रुप जो है दिल्ली में आके सपोर्ट करेंगे, बाकी सारे लोग जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने तालुका में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत सेना जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जय हिंद।